हाय। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउस नंबर 4, 5 एंड 6। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि ये 12 हाउस की सीरीज में ये हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे हाउस नंबर 7, 8 एंड 9। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड हाउस, द सेवेंथ हाउस, द हाउस ऑफ मैरिज एंड द पार्टनरशिप। ज्यादातर लोगों की लाइफ में कुंडली का इंट्रोडक्शन ही इसी घर के एक्टिव होने के टाइम पर होता है। आपने देखा होगा ना, जब भी किसी के घर में शादी का प्रसंग होता है तो घर के बड़े पंडित जी को बुलाते हैं और बोलते हैं, पंडित जी आप देखिए बच्चे की शादी कैसी होगी, कब होगी। तो पंडित जी आपका सातवां घर ही देखते हैं। तो सातवां घर ही शादी के घर को दर्शाता है। देखो, अब तक जो सोल थी ना, वो खुद में बिजी थी। पहले घर में आपकी बॉडी में, दूसरे घर में आपके पैसे और आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने में, तीसरे घर में आप कितना एफर्ट लगाते हैं, चौथे घर में आपके पीस और आपके होम को ढूंढने में, पांचवें घर में आपकी क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ के मैरिज को, और छठे हाउस में आपकी रोजमर्रा की डेली बैटल्स। बट सातवें घर में ना उसको मिरर दिखता है, बेसिकली उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में ना पहले घर को एसेंडेंट कहा जाता है, जहां से सूरज उगता है, और सातवें घर को डिसेंडेंट कहा जाता है, जहां पे सूरज डूबता है, कि वहां पे आपकी ईगो खत्म होती है। अगर आप मैथमेटिकली भी देखो ना, तो फर्स्ट हाउस से सेवेंथ हाउस एग्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट है, क्योंकि हर हाउस 30 डिग्रीज का ही होता है। इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? जब भी लाइट उस पर हिट करती है और वापस आपकी आईज में आती है, तो एक वो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, उसी वजह से आप वो ऑब्जेक्ट देख पाते हो। सातवां घर भी उसी सरफेस की तरह काम करता है, जहां पर वो हिट करता है और आप देख पाते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सेवेंथ हाउस इज नॉट सेल्फ। आप अपने बारे में वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हो जो कॉन्शियसली आपको पता नहीं होती। आपके अंदर तो होती है, बट आप उसको कभी मिल नहीं पाते, आप उससे रेजोनेट नहीं कर पाते। जैसे अगर कोई फर्स्ट हाउस में मार्स लेके बैठा हो, या किसी की बहुत अग्रेसिव पर्सनालिटी हो, वो ज्यादातर कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है? जो पीसफुल हो। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस करते हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, डिसप्रपोर्शनेट होता है, तो वो जनरली ऐसा बंदा अट्रैक्ट करता है जो थोड़ा मेटिकुलस हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल प्लान्ड हो। तो जब भी हम मिरर की बात करते हैं, हम उस मिसिंग पीस के बारे में बात करते हैं, कि आप अपने बारे में एक मिसिंग पीस को फाइंड आउट करते हो। सेवेंथ हाउस इज वेयर द आई बिकेम्स वी। इसीलिए मैरिज का हाउस एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सेवेंथ हाउस का। आपका जो स्पाउस होता है ना, वो सब कुछ है जो आपके अंदर मिसिंग है, और टुगेदर आप एक कंप्लीट पजल क्रिएट करते हो। सातवां हाउस बैलेंस का हाउस होता है। इट्स लाइक फाइंडिंग अ ट्रू बैलेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोल्स। क्योंकि अब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो बॉडी में भी ना जो सिस्टम, जो ऑर्गन बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो सातवें घर से रूल होता है। आपकी किडनी, आपकी लोअर बैक सातवें घर से डिनोट होती है। किडनी आपका बॉडी का फिल्टर करती है। जो भी बंदे मेडिकल से होंगे उनको पता होगा होम्योस्टैसिस के बारे में, कि किडनी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, ब्लड ग्लूकोज को, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखती है। इसलिए किडनी सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली जो आपका सेवेंथ हाउस होता है, वो कमिटमेंट का घर भी होता है। इसीलिए जब भी आप शादी की बात करते हो, तो आप कमिटमेंट करते हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपना कमिटमेंट थ्रो करते हो लाइफ टाइम। सेम कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस में भी। जब आप बिजनेस में करते हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, तो आप एक लीगल एग्रीमेंट करते हो, आप कमिट करते हो कि मैं इस बिजनेस को प्रॉपरली लीगल ढंग से इसको परस्यू करूंगा। अगर अब हम कारक की बात करें, तो मेल्स के लिए जो इसका सिग्निफिकेंट कारक होता है, वो वीनस होता है, और जो विमेन होती है उनके लिए जुपिटर सेवेंथ हाउस का कारक होता है। अब मैं आपको थोड़े से फन फैक्ट्स बताता हूं। ये आप कुंडली खोल सकते हो, और आप अपनी अपनी कुंडली में सेवेंथ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं वो आप देख सकते हो। जैसे अगर किसी के सेवेंथ हाउस में सन है, तो उसका आप देखिएगा, उसका जो पार्टनर होगा ना, थोड़ा सन के एट्रीब्यूट्स लेकर आएगा। वो अथॉरिटिव होगा, थोड़ा पावरफुल फैमिली से बिलोंग कर सकता है, या उसके अंदर एक थोड़ी सी स्ट्रांग ईगो होगी। वहीं अगर सेवेंथ हाउस में किसी के मून है,
तो उसका जो पार्टनर होगा वो इमोशनल होगा, नर्चरिंग होगा और थोड़ा सा मूडी हो सकता है। अगर किसी के 7th हाउस में जुपिटर है तो उसका पार्टनर वाइज होगा, स्पिरिचुअल होगा, थोड़ा सा फिजिकली हेल्थ वाइज हैवी हो सकता है, और वो हमेशा एक्ट करता होगा अपने पार्टनर के लिए एज अ गुरु, मतलब उनको थोड़े बात बात पे ज्ञान देता रहता होगा, चीजें बताता रहता होगा। अगर किसी के 7th हाउस में सैटर्न है तो सीधा सीधा उनकी शादी में थोड़ा सा डिले हो जाता है, जो कि आजकल के सिनेरियो में कोई इशू नहीं होता। मतलब एट द एज ऑफ 28-29 उस नेटिव की शादी होती है, और उनका रिश्ता जो होता है ना वो काफी स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि और कोई मेलेफिक प्लैनेट्स और की एस्पेक्टिंग हो ना हो। अगर किसी के 7th हाउस में वीनस है तो उनकी रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल और लग्जरी गुजरती है। अगर किसी के 7th हाउस में मार्स है तो इट्स अ मांगलिक प्लेसमेंट। आपका पार्टनर फियरी हो सकता है, एथलेटिक हो सकता है, थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा एक हीटेड रिलेशनशिप हो सकता है। आप देखना अगर किसी के 7th हाउस में मरकरी होगा तो आपका जो पार्टनर होगा वो टॉकेटिव हो सकता है, विटी हो सकता है, वो यूथफुल हो सकता है, वो थोड़ी मतलब आपका फ्रेंड फर्स्ट बनेगा, मतलब आपका दोस्त पहले होगा, बाद में वो आपका पार्टनर होगा। अब बहुत सारे लोगों के 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी या ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो पूरी एनर्जी, पूरी चीजें कंट्रोल करेगा और डिक्टेट करेगा। जैसे कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला जाए तो उसकी वाइफ बहुत डोमेस्टिक होगी, होमली होगी, नेटिव है, उसकी मदर के लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगी और बहुत फॉर्च्यून लेकर आएगी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हों, आपको समझ में आया हो कि 7th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सोल अपने बारे में बहुत ज्यादा जान पाती है, एक और पार्टनर उसके साथ एसोसिएट होता है। आप आई को छोड़ के वी की तरफ जाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करना सीखते हो, आप एक बैलेंस ढूंढते हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को और बेहतर जान पाते हो। आई होप आप सबको 7th हाउस क्लियर हुआ हो, अच्छे से समझ में आया हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाउस, द 8th हाउस। द 8th हाउस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड स्केयर्ड हाउस। बहुत लोगों को ये हाउस समझ नहीं आता और काफी लोग इससे डरते भी हैं। देखो, 8th हाउस बहुत सिंपल है। 8th हाउस कहता है कि आपकी सोल को ना किसी क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। अब क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो क्राइसिस ऐसे होगा कि 8th हाउस का लॉर्ड डिसाइड करेगा कि वो क्राइसिस कहां से आएगा, किस फॉर्म में होगा। जैसे किसी को हेल्थ के क्राइसिस हो सकते हैं, किसी का अगर 8th का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है तो उसको क्राइसिस, सडन जॉब्स में उसके बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, उसके करियर में चेंजेस आ सकते हैं। तो जगह जगह अगर अलग अलग एरियाज में उसको क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। बेसिकली उसको अपने हिडन फियर से गुजरना पड़ेगा। बट जब भी सोल उन हिडन फियर्स और उन क्राइसिस से गुजरती है, जब वो नेटिव उस क्राइसिस से बाहर निकलता है तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी बन के निकलता है। वो उसकी जो सोल है वो डीपली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति बैंकरप्सी झेल कर, किसी का बैंक बैलेंस सबको चला गया, घर चला गया, फिर भी वो अपनी फैमिली को लेके सरवाइव करके आगे बढ़ गया, फिर उसको अपनी उस लाइफ में कभी भी बैंकरप्सी से कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस मिल गया, उसकी सोल को उसका जो डीपेस्ट फेयर था उससे गुजरना पड़ा, वो वहां से एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ गया, और अब उसे पता है कि लाइफ में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं उसको साथ कैसे डील करूंगा। तो बेसिकली 8th हाउस जो होता है वो आपकी सोल को किसी ना किसी क्राइसिस सिचुएशन में लेके जाता है, और सोल का वहां पर डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है फॉर द बेटरमेंट। अगर हम कोर एरियाज की बात करें तो आपकी लॉन्जिविटी, किसकी कितनी उम्र होगी, क्रॉनिक इलनेस, सीक्रेट्स, अकल्ट साइन, टैक्सेस, आपके इन लॉज, बैंकरप्सी, रिसर्च एंड सर्जरी, ये सारी चीजें आपकी 8th हाउस से डिनोट होती है। यहां तक कि आपकी स्पाउस की जो वेल्थ है वो भी 8th हाउस से डिनोट होती है। ऐसा क्यों? अगर आप ये देखो, जब आपका फर्स्ट हाउस था, फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस आपकी वेल्थ डिनोट करता है, 7th हाउस आपकी स्पाउस का घर है, तो 7th हाउस से जो सेकेंड हाउस है वो 8th हाउस है, तो वो आपके स्पाउस की वेल्थ को डिनोट करेगा। ये एक अलग से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको मैं कभी बाद में एक और कभी वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अभी समझने के लिए ये हाउस बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, और साथ में आपके इन लॉज
के बारे में भी दर्शाता है। अब बॉडी पार्ट्स की बात करें, जैसे जब भी सोल क्राइसिस में जाती है तो वो अपने पुराने कर्मों को रिमूव करती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में भी जितने टॉक्सिक एलिमेंट्स जहां से रिमूव होते हैं वो सारा एरिया 8,000 डिनोट करता है। बेसिकली आपके जितने प्राइवेट पार्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो सब 8,000 से डिनोट होता है। अब मैं आपको हमेशा एक बात बोलना चाहूंगा कि आप 8,000 से ना बहुत कुछ सीख सकते हो। 8,000 से आप कभी भी डरो नहीं। इनफैक्ट ये जानने की कोशिश करो कि मेरे को मेरा क्राइसिस कहाँ से आ सकता है, तो उस एरिया में आप सरफेस लेवल पे ना रहो, आप डीप डाइव करो, वहां पे चीजें निकालने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि अगर कोई प्रोग्रामर है, वो अपना कोई प्रोग्राम लिखता है, कोई उसको बग आता है, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देख सकता, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मेरी एप्लीकेशन में वो बग कहाँ से है, तो उसको डीप डाइव करना पड़ेगा, तब जाके वो रिजॉल्व करेगा। तो इसी तरीके से आप 8,000 के बारे में जानकर ये पता लगा सकते हो कि मैं अपनी लाइफ को किस एरिया में मेरे को डीप स्टडी करने की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में मेरे को एक लेवल डीप डाउन जाने की जरूरत है, और मैं उसको मास्टर करके मैं उसे फिक्स कर दूं। आप एक बात हमेशा याद रखना, 8,000 को अगर जिसने मास्टर कर लिया ना, वो अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी ना किसी चीज से फेयर होता है। एक बार आपने उसको पकड़ लिया ना, नहीं यार अब मैं इसको पकड़ के ही इस पे काम करूंगा, तो फिर एक बार आपने उस चीज पे मास्टरी कर ली, फिर आपको डर नहीं लगेगा। आई होप आपको 8,000 समझ में आया हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट हाउस की तरफ, हाउस नंबर 9। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस ऑफ द एंटायर जोडियाक। दिस इज द 9th हाउस। जब भी एक पर्सन या नेटिव कोई भी मेजर 8,000 इवेंट सर्वाइव करके आता है, लाइक हेल्थ क्राइसिस या कोई मटेरियल लॉस हुआ हो, बैंक्रप्सी काइंड ऑफ कुछ हुआ हो, सडन चेंजेस हुए हो, जब भी वो इवेंट को सर्वाइव कर जाता है और जब उससे बाहर निकलता है, तो वो एक चीज जरूर पूछता है, मैं ही क्यों, और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट जब वो इन सवालों के जवाब ढूंढता है, तब उसको पता चलता है कि ये सब एक लार्जर पिक्चर का पार्ट है, ये एक डिवाइन प्लान के थ्रू हुआ है, और वो आंसर्स ढूंढने लगता है। उसके पास अब तक की जमा की हुई जितनी उसकी नॉलेज थी, वो टर्न आउट हो जाती है विजडम में। उसको सडनली रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये चीज तो इस वजह से हुई, और वो एक फ्लो के साथ बहने लगता है, और वो हाईएस्ट डिवाइन पावर को होल्ड करके उसके जैसा उसको राउट करना चाहती है, वो उसी के संग साथ साथ चलना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इस घर को धर्म का भाव, भाग्य का भाव कहा गया है। ये मोस्ट पावरफुल ट्राइन में से एक हाउस होता है। 9वां घर आपके पिछले पुण्य कर्मों का ही फल होता है, जो आपको एक्सटर्नल ग्रेस मिलती है। अच्छा, यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब मैं 5th हाउस एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बोला था कि 5th हाउस भी आपके पास्ट पुण्य को दर्शाता है। बट उसमें जो मैंने आपके पास्ट लाइफ मैरिट्स की बात करी थी, वो बेसिकली होता है एक तरीके से सीड की तरह वो काम करते हैं, और यहाँ पर मैं जो आपके पास्ट लाइफ मैरिट्स की बात बोल रहा हूँ, वो फ्लावर की तरह काम करते हैं। इसको आप ऐसा समझो कि आपने किसी चीज में बहुत काम किया अपनी पास्ट लाइफ में, तो वो इस जन्म में इनएविटेबली आपके पास इनहेरिट होती है, आपके पास आप उसको लेकर बॉर्न होते हो, आपके पास उस चीज की एक एज होती है। वेयर एज 9th हाउस इससे डिफरेंट ऐसे होता है कि उसमें आपको एक्सटर्नल ग्रेस मिलती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो 5th हाउस आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी देता है थ्रू योर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। बट जो 9वां हाउस होता है ना, वो एक्सटर्नल डिवाइन पावर की ग्रेस होती है। लक होता है कि वाली प्रॉब्लम आप तक पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये हाउस बहुत ही सेक्रेड हाउस माना जाता है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेस्ट हाउस माना जाता है, क्योंकि आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है और एक एक्सटर्नल ग्रेस मिलती है। इसीलिए इस हाउस को डिनोट किया जाता है आपके फादर से भी, क्योंकि फादर भी जब आप बच्चे होते हो, आप बड़े हो रहे होते हो, और इवन आप बड़े भी हो जाते हो लाइफ लॉन्ग भी, एक फादर एक चाइल्ड के लिए वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन का ही काम करता है। वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है तरह तरह की उसकी लाइफ में प्रॉब्लम से। अगर हम कोर एरियाज के बारे में बात करें, तो 9th हाउस आपका 4 चीजों से बेसिकली फॉर्म होता है। सबसे पहला धर्म। धर्म मतलब मैं कोई रिलीजन के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। धर्म बेसिकली आपके मोरल, आपके एथिक्स
कि आप जहां पर भी जाते हो, काम करते हो, बिहेव करते हो, अपनी डे टू डे लाइफ जीते हो, आप सबके साथ मॉरली कैसा बिहेव करते हो, आप कैसा रहते हो, आप किसी को चीट तो नहीं करते, आप किसी के साथ धोखा तो नहीं करते, आप किसी को परेशान करने की कोशिश तो नहीं करते अपने फायदे के लिए। तो आपका जो एथिक्स होता है वो हमेशा आपको अपराइट रखना चाहिए। आपका गुरु, आपके गुरु, अब कोई भी टीचर भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई आपका ऑफिस में या आपके बिजनेस में कोई मेंटोर या कोई बॉस हो सकता है, या कोई इवन किसी के लिए कोई बुक भी हो सकती है जो उसकी आइडियोलॉजी, जो उसको बेहतर बनाने में लगी हो। आपका लक इसी ही घर से डिफाइन होता है। लोगों को अपना नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जरूर पता करना चाहिए वो कहाँ बैठा है, और उस एरिया में काम करने से उनका लक बढ़ता है। जैसे अगर किसी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो उस बंदे को नेचुरली डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अगर किसी का नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके बैंक बैलेंस में हमेशा एक डिवाइन प्रोटेक्शन रहती है, उसके पास एक एक्सटर्नल ग्रेस रहता है, उसके ऊपर भगवान का हाथ रहता है। नाइन्थ हाउस आपका लॉन्ग जर्नी भी डिसाइड करता है कि आप कितनी लॉन्ग जर्नी कर सकते हो, करोगे। अगर आप बात करते हैं बॉडी कनेक्शंस की, तो जो थाई और हिप्स होती हैं वो बॉडी पार्ट्स इस नाइन्थ हाउस से रूल होती है। थाइज क्यों? बिकॉज थाइज आपकी बॉडी की पिलर होती हैं और उसी के अंदर वो आपकी लार्जेस्ट मसल और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। अब बात करते हैं हाउ यू कैन टेक केयर एंड बैलेंस दिस हाउस। बेसिकली आप अपने नाइन्थ हाउस को एनर्जाइज कर सकते हो ग्रैटिट्यूड शो करके। आप यूनिवर्स को एक थैंक यू का नोट बोल सकते हो। सुबह उठ के काफी लोग बोलते हैं ना कि सुबह उठते साथ ही आपको अपनी इस गुड लाइफ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द गुड थिंग टू बाउ डाउन टुवर्ड्स द हायर पावर। आप अपने रूट की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फादर, अपने गुरु, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पैर छूइए, उनके अगर आपके पास किसी पॉइंट पे उनसे साथ डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तो भी आप उसको नाइसली और ओपन वे में आप उसको टेक ऑन करिए। थर्ड, आप बी अ स्टूडेंट फॉर एवर। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका हायर स्टडीज को दर्शाता है, आपके धर्म को दर्शाता है। तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आप चौथा, आप किसी ना किसी पिलग्रिमेज स्पॉट पर जा सकते हैं, आप किसी मंदिर चले जाइए, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं आप उधर चले जाइए, आप ऐसे स्थान पर जाइए, थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल कर लीजिए। तो ये सारी चीजें करने से आपका नाइन्थ हाउस बैलेंस्ड होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि नाइन्थ हाउस कैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। कहते हैं कि जिसका नाइन्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है और अगर उसका सिक्स हाउस और एट्थ हाउस हिला हुआ है तो भी नाइन्थ हाउस उसको बचा लेगा सिक्स हाउस के डेथ से और एट्थ हाउस के क्राइसिस से। आई होप आपको नाइन्थ हाउस समझ में आया हो। आई होप आपको हाउस नंबर 7, 8 और 9 आपको समझ में आया हो। आपको समझ में आया हो कैसे सोल अपने 7th हाउस में पार्टनर से मिलती है, अपने नॉर्थ सेल्फ से मिलती है, अपने बारे में और बेहतर जानती है। 8th हाउस में जैसे कैसे वो एक क्राइसिस को फेस करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को फील करती है। और 9th हाउस आपका भाग्य का एरिया होता है, आपका लॉन्ग ट्रैवल का एरिया होता है, आपका लक का एरिया होता है, आपके फादर को डिनोट करता है, आपके गुरु को डिनोट करता है। आई होप आपको ये 3 हाउसेस बहुत बेहतर समझ में आए हों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाउसेस के लास्ट पार्ट पर जाएंगे जहां पर हाउस नंबर 10, 11 और 12 को हम कवर करेंगे। आई नो इस पूरे हाउस की सीरीज में मैंने काफी बार लॉर्ड्स बोले हैं, काफी बार ऐसी चीजें बोली हैं जो आपको रिलेट ना हो पाई हो, बट प्लीज स्टे विद मी क्योंकि ये सब बहुत इंटरलॉक कॉन्सेप्ट्स हैं। बिना किसी भी टॉपिक को आप इंडिपेंडेंटली नहीं बता सकते। जैसे जैसे और सीरीज आगे बढ़ेगी आपको चीजें अपने आप ही कोरिलेट होने शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।